नहीं नहीं नहीं, नीचे इसमें जगह नहीं है। बबनी कहीं कहीं एडजस्ट हो जाओ। बैठा वो, इसको कहीं कहीं एडजस्ट कर लो। हो जाए, उसमें नहीं हो पाएगा बाबू। तुम आगे आके बैठ जाओ। नीचे एक आदमी बैठ जाओ, आके नीचे बैठा लो उसको। हाँ, हो जाएगा उसमें। तुम आ जाओ, ऑरेंज शर्ट आओ, आगे आओ, वहां बैठ जाओ, बैठा लो उसको। हाँ, हैंडी वहां बैठ जाओ नीचे। कॉपी किताब लेके आ जाओ अगर लेना। चलो ठीक है, हाँ बैठा लो उसको, कोई दिक्कत। हैंडीकेप लोग को बैठने दिया करो भाई, समझ में आया। दिसंबर में हैंडीकेप लोग आप लोग का बहुत बड़ा संग्राम है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत विकलांग दिवस जो है ना, हैंडीकेप डे मनाया जाता है, दिव्यांग दिवस। तो वहां पे आप लोग अपनी बात को रखा करो। लोग हैंडीकेप लोग अपने बतिये नहीं रख पाता है सब, समझ में। आपका अपना एक स्कूल होना चाहिए स्पेशली आप लोग के लिए, यूनिवर्सिटी। मंगवे नहीं करता है सब, नहीं समझे। हम जाके बोलते हैं तो खान से कहता है, खान से आपको क्या दिक्कत है। हम कहिए हमको बस दिक्कत यही है कि हमारे क्लास में वो सबसे आगे बैठते हैं, हम डेली उनकी समस्याओं को देखते हैं। इसलिए हमको लगता है कि नहीं, हैंडीकेप लोग के लिए जितने दिव्यांग, एक प्रॉपर डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसमें सारे लोग वही हों। हम तो कहते हैं कि टीचर को भी दिव्यांग उसमें रखो, लेकिन वो एक अलग चीज होता है। टीचर को उसकी शारीरिक क्षमता नहीं, मानसिक क्षमता से रखना चाहिए, चाहे वो जैसे भी हो। समझ में आएगी नहीं। लेकिन आप लोग मंगवे नहीं करते हो। दुनिया में अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला है, सुनना पड़ता। लड़की लोग भी, आप लोग कभी एक को महिला यूनिवर्सिटी नहीं इधर। राणा जी कि नहीं राणा जी? चलिए अब ध्यान देते हैं। आपको हम एस्ट्रोनॉमी कंप्लीट बता दिए थे। चंद्रमा का अध्ययन, सेरेनोलॉजी। बताइए, क्या बुध और शुक्र के वजह से ग्रहण लगते हैं? क्योंकि वो काफी दूर होने की वजह से छोटे दिखते हैं। तो उस घटना को हम परागमन या ट्रांजिट कहते हैं। परागमन या ट्रांजिट। ब्लू मून किसे कहते हैं? महीने के दूसरी पूर्णिमा को। पूर्णिमा को क्या कहते हैं? पूर्णिमा को न्यू मून, फुल मून। अमावस को न्यू, चंद्र ग्रहण के समय के चंद्रमा को रेड मून, और उपभू के समय सुपर मून। कौन सा मून? चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला मानव नीलम। दूसरा व्यक्ति एडविन एंडरलिन। यान का नाम अपोलो। यान का नाम अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर। लाइका नामक कुत्ता। सब याद है आप लोग को। किसी को कोई दिक्कत है? भोर का तारा, सांझ का तारा। चंद्रमा के समान कलाएं देखने को मिलेगी बुध और शुक्र, क्योंकि जिधर से प्रकाश आ रहा है वहां पे थोड़ा थोड़ा कट के दिखेगा। चंद्रमा के समान कलाएं बुध और शुक्र की दिखती है। चंद्रमा जो होता है, हम उसका एक ही हिस्सा क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, क्योंकि जितने समय में घूर्णन करता है उतने देर में एक परिक्रमण करके रेडी हो जाता है। तो हमेशा एक ही हिस्सा देखते हैं। अगर आपको चंद्रमा का हर एक दिशा को देखना है तो पृथ्वी के अलग अलग कोना से देखना पड़ेगा। हमें जो इंडिया से दिख रहा है वो हिस्सा अमेरिका वालों को नहीं दिख रहा होगा, और जो हिस्सा अमेरिका वालों को दिख रहा है वो हम लोग को नहीं दिख रहा होगा। तो अलग अलग एरिया पे पृथ्वी पे घूमिएगा तो अलग अलग हिस्सा दिख जाएगा। चंद्रमा कंप्लीट हो गया, सूर्य कंप्लीट हो गया। चंद्रमा पे रहना पॉसिबल है नहीं, वायुमंडल नहीं है, उल्कापिंड गिरेगा, मर जाएंगे लोग। दूसरा, ध्वनि उत्पन्न होगी लेकिन सुनाई नहीं देगी वायुमंडल के अभाव में। और वायुमंडल न रहने वजह से दिन में गर्मी या रात में भयानक ठंडा। तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे जीना, बहुत मुश्किल हो जाएगा, तापांतर ज्यादा हो जाएगा। दिन में कितना डिग्री हो जाता है भाई? 180। और रात में तापमान, इसमें 100 लिख दिया है, -80 के आसपास हो जाता है अलग अलग। उससे कोई दिक्कत। कितने किलोमीटर है? 384। सूर्य को प्रकाश को आने में कितना? 3,84,000 किलोमीटर है। 1.3 सेकेंड लगते हैं। सब बता दिए आप लोग को। पूर्णिमा से अमावस की ओर जाना क्या कहलाता है? कृष्ण पक्ष। और अमावस से पूर्णिमा अजोरिया और अनारिया कहते हैं। पूरे शुक्ल पक्ष को अंजोरिया और पूरे कृष्ण पक्ष को हाँ अजोरिया। जिसमें चांद नहीं दिखता है अनहरिया कहलाता। अनहरिया चोरी के लिए अच्छा माना जाता है।
और जो मधुमक्खी शहद लगाती है ना, वो अनहरिया में ज्यादा लगाती है और अंजोरिया में कम लगाती है। आप देखिएगा शहद उतारने वाला होता है सब ना, अमावस के दिन शहद उतारना चालू कर देता है, अमावस के दिन, क्योंकि उसके बाद जैसे जैसे पूर्णिमा की ओर बढ़ेगा ना, मधुमक्खी शहद को क्या कर लेती है, चाट। अब ये गांव वाले लोग का अपना आइडिया है, उनकी अपनी फिलॉसफी है, समझ में आएगी ना। मधुमक्खी के छत्ते में जो शहद उतारते हैं, अब नॉर्मल आदमी को लगेगा पूरा छतवा में शहद होता है, नहीं, उसके 60% में तो उसके अंडे रहते हैं, 40% में ही शहद होता है। अब नौसिखिया जाएगा तो अंडवा काट के लेके चला आएगा, ये सुजा तूने बेचा अंडवा का काट लिया, शहद लेके आना चाहिए था यहाँ पर। अब शहद भारत में तो शहद खूब मिलावट देता है सब, समझ में। और एगो अफवाह कैसे पहले ले लो कि कागज पे रख के नीचे नोट जलाएंगे, तो भाई कभी नहीं जलेगा नोट। कागजा के ऊपर पानी रख दीजिएगा, ऊपर दाल रख दीजिएगा, नीचे जलाएंगे नहीं, क्योंकि हीट, कोई भी चीज तभी जलेगी जब वो हीट खुद को ले, हीट ट्रांसफर करेगा तो नहीं जलेगा। तो शहद के नोट के ऊपर शहद रख दीजिएगा, नीचे से जलाइएगा, तो नोट उस हीट को किसको दे देगा, शहद को, नोटवा जलेगा। प्लास्टिक में पानी रख के नीचे से आग जलाइए ना, प्लास्टिक में नहीं जलेगा, क्योंकि हीट को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, हीट ले आ रहा है, वो तो ट्रांसफर कर रहा है। तो बड़ी कहता है, देखिए नोट लीजिए, उस पर शहद गिराइए। छोटे लड़कों के लिए शहद जरूरी होता है, उन छोटे जो लड़के होते हैं ना, उनके लिए शहद बहुत जरूरी होता है, एकदम छोटका सब, वहां पे छोटका लड़का सबको फायदेमंद होता है। देखिएगा ना, वो सब रगले रहता है, चूसते रहता है उसमें शहद। अरे उसको शहद चूसते रहेगा तो शांत रहेगा, नहीं तो चाय चाय करेगा पिटा जाएगा। और छोटका सब बहुत खचरा होता है, रतिया को उठ जाता है सब, और दिनवा में सूझ जाएगा सब, पूरा परेशान के लिए रहेगा सब, एकदम चाय चुई करते करते। और डांटिएगा ना, चुप, इससे और ही त्वरण बढ़ा देता है उसका। चलिए, भूगोल के पितामह किसे कहा जाता है, इरेटोस्थेनीज, इरेटोस्थेनीज। आधुनिक भूगोल के कोपरनिकस। पृथ्वी गोल है सर्वप्रथम पाइथागोरस। मंदाकिनी में सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा कहेगा तो साइरस, तारों का एक पूरा क्षेत्र करेगा तो ओरियन नेबुला। ये वन लाइनर आपको याद करके आना है, ये हम आपसे कल पूछेंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये कमोबेश सब पढ़ा दिए आपको, 2-4 क्वेश्चन जो आपको अलग टाइप के दिखेंगे वो आपको नॉर्मल बन जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए बाबू, क्वेश्चन तो तेज बोलिए। ये सब तारे हैं सब बाबू, दुनिया आकाशगंगा में अरबों खरबों तारे हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या पूछ रहा है, कितना नंबर? सुनिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चनों पूछता है, ऐसे बकलो, क्वेश्चन क्या है पूछ रहा है, कौन सी ऑप्शन पूछ रहा है गधा। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय वस्तु नहीं है। खगोलीय वस्तु, पल्सर खगोलीय है या नहीं है? हाँ, क्वेसर, कृष्ण वेबर है, भूंगर तारा नहीं है। समझ में आ कि नहीं आ गया? तो आपको ऑप्शन के हिसाब से, कई क्वेश्चन जो होते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन ऑप्शन में छांटना पड़ता है। आपको पता है कृष्ण वेबर यानी ब्लैक होल है, आकाशीय पिंड है, क्वेसर आकाशीय पिंड है, पल्सर आकाशीय पिंड है, हो गया। अब जो बच गया उसको लगाइए। तो ऑप्शन के कई क्वेश्चन के जो होते हैं वो आपको ऑप्शन, भाई 4 गो चीज है, उसमें से एक को कहेगा कि ऑप्शन, जैसे क्वेश्चन इनमें से कौन सा खगोलीय पिंड नहीं है, तो उसमें क्या दिया था एक बार, श्वेत वामन, लाल दानव, आपका अभिनव तारा, और एक दिया था मोरेन। मोरेन पृथ्वी बर्फीले क्षेत्र में पाया जाता है, समझ में? अब तुमसे क्वेश्चन पूछना है तो ऐसे पूछोगे ना, सीधे कहोगे मोरेन, तो मोरेन तो पढ़ाना किसमें, बर्फीले में। अब वहां पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बता देंगे जिससे एकदम इजीली समझ में आ गया। तो आप लोग इसको बनाएंगे और कल आप लोगों से जो होगा आप लोग उसको पूछेंगे। वन लाइनर पहले हम पूछेंगे, ठीक है, तभी उम्मीद रखिएगा कि हम आपको बताएंगे, अदरवाइज में हम भी ना बताएंगे। ऑब्जेक्टिव हुआ पूरा कौन सी में पढ़ाना ही, कौन सी ऑब्जेक्टिव सब तो पढ़ाया हुआ है बाबू। अगर इसको पढ़ लोगे ना, एस्ट्रोनॉमी से एक क्वेश्चन ना छूटेगा, एक ठो नहीं छूटेगा। और गलती से भी अगर आप मेंस में, पीसीएस मेंस में बैठ गए ना, तो 36 नंबर फरिया गया आपका,
हाँ, एगो क्वेश्चन में पूछ देगा ना, आराम से आपका फरिया गया 36 नंबर। अगर बढ़िया एगो डिस्क्रिप्टिव में पूरा पूछ दिया तो कितना नंबर फरिया गया, आराम से बढ़िया से, ज्यादा झमेले नहीं है आपको। मेंस में 2-3 क्वेश्चन तो फंसा कि पूरा बवाले हो गया यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं टोपोग्राफी। क्या देखते हैं? एस्ट्रोनॉमी हो गया। एस्ट्रोलॉजी जो होता है ज्योतिष होता है, ठीक है। अब ज्योतिष का चीज अलग होता है। कुछ लोग ज्योतिष को मानते हैं, कुछ लोग ज्योतिष को नहीं मानते, कुछ लोग थोड़ा मोड़ा मानते हैं। हम बस उतने भर मानते हैं जितना पढ़ाई लिखाई के लिए जरूरी है। अब ज्योतिष में कहा गया बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और जिसका बृहस्पति ग्रह सुखी रहेगा उसको मतलब शिक्षा में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि बड़े होता है यहाँ पे। इसलिए बृहस्पति के हिसाब से अगर आपको ओरेटल बनना है, या मतलब ज्यादा आपको मतलब जैसे हम लोग को तो मुंह से ज्यादा काम है, बोल के ही प्रभावशाली बात का ही है, तो ज्योतिष के हिसाब से बृहस्पति को खुश रखना पड़ता है। तो बृहस्पति को खुश रखने का 2 उपाय है। ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र का ध्यान करना चाहिए, या पीला खीर वगैरह। तो उतना किसको दीजिएगा? आज के समय में किसी को कुछ दीजिएगा तो कहेगा क्या करके दे रहा है यो डर हो जाता है, नहीं समझ। तो उसका एक और रास्ता है कि अपने से बड़े बुजुर्ग का इज्जत कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? तो सेकेंड वाला यही अच्छा है। कोई आता है, नमस्कार, खुश रहिए, सलाम, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, खुश रहिए आप। समझ में आया कि नहीं? तो ज्योतिष का अलग अलग चीज है भाई। शनिवार के दिन का अलग नियम है, मंगलवार का अलग नियम है, कुछ चीज के लिए वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। घर बनाने के समय ईशान कोण किधर होना चाहिए, किचन किधर होना चाहिए, पानी वाला किधर होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को दिक्कत? अब ये सब आपका एग्जाम में तो पूछेगा नहीं कि घर में पानी टंकी किधर होना चाहिए, पूछेगा? टोपोग्राफी, टोपोग्राफी हिंदी में कहते हैं स्थलाकृति। स्थलाकृति देखिए, पृथ्वी पे अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। कुछ हवाओं द्वारा हुआ है, कुछ पृथ्वी के नदियों द्वारा हो गया, कुछ बर्फीले क्षेत्रों द्वारा हो गया, अलग अलग जगह पे ये हुआ है। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत नहीं ना? कर ऐसा ऑनलाइन वाले का सुनबे नहीं करते। तू हाल चाल पूछेगा तो हम क्या करेंगे सुन के? हाँ बताइए ध्यान से। अब देखिए ध्यान से, हम लोग देखते हैं स्थलाकृति में हम लोग भूमि मिट्टी उट्टी का अध्ययन करते हैं, जिसमें आपका पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। चल जाओगी बमनी? मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। जबकि शिक्षा का मतलब पेडागॉगी होता है, पढ़ाना कैसे है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? पेडागॉगी। पढ़ाने की कला क्या कहलाती है? पेडागॉगी, पेडागॉगी। अब मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। तो आपको क्या पढ़ना है? पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। बीएड या सीटेट वगैरह देखेंगे लोग तो उसमें एग्जाम में आपको क्या कहेगा? पेडागॉगी पूछेगा कि आपको पढ़ाना कैसे है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे पढ़ाना है, किस चीज से कैसे समझाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं स्थलाकृतियों के बारे में। तो हम लोग बताइए, मृदा का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाएगा? पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। ये किसका अध्ययन है? मिट्टी या मृदा का। पृथ्वी पे ना मिट्टी से या चट्टानों से कई टाइप की आकृति बनी है, जिसे हम लोग उच्चावच कहते हैं। क्या कहेंगे? उच्चावच, उच्चावच। अंग्रेजी में रिलीफ, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रिलीफ। रिलीफ क्या कहते हैं? पृथ्वी के उबड़ खाबड़ आकृति को क्या कहते हैं? रिलीफ। पृथ्वी के कैसी आकृति को? उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ मतलब समझते हैं? ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा। जैसे हम लोग का अगर आप चेहरा ही देखिएगा थूथूर, तो ये उबड़ खाबड़ है। नाक उठा हुआ, माथा सपाट है, इसे आँख, ये सब अलग है। यहाँ सवाना घास का मैदान, ये अमेजन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। तो ये रिलीफ होता है, इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिलीफ। स्थलाकृति कहते हैं, अलग अलग स्थलाकृति है। तो पृथ्वी इतनी बड़ी है कि इसमें स्थलाकृति भी है ना, तो उसे 3 कैटेगरी में बांटा गया। बहुत बड़ी स्थलाकृति, मीडियम लेवल की स्थलाकृति और छोटे लेवल। तो उसे हम लोग कहते हैं प्रथम ऑर्डर, सेकेंड और थर्ड। कितने तरह की है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी।
फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ और थर्ड ऑर्डर। सबसे बड़ी स्थलाकृतियों को हम प्रथम श्रेणी के उच्चावच में रखते हैं। इसमें महाद्वीप आता है। बताइए पृथ्वी पे सबसे बड़ी आकृति क्या है? महाद्वीप। और क्या है? महासागर। महासागर। तो सबसे बड़ी बड़ी स्थलाकृतियों को किस में रखते हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चावच में। किसमें? प्रथम श्रेणी के उच्चावच। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अभी पीडीएफ किसी को नहीं मिला है, सबको पीडीएफ डाल देंगे। अभी कॉन्सेप्ट वाला चीज है, आज इसको समझिए। पीडीएफ पूरी टोपोग्राफी को आपको एक ही बार में दे देंगे, आप लोग के लिए भी दिक्कत नहीं होगा। ऑनलाइन वाले जिनको फोटोकॉपी महंगा पड़ रहा है, आप लिखने की कोशिश कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आप लिख लीजिए, जितना पढ़ाए उतना ही, क्योंकि एक दिन में 1-1.5 पेज पीडीएफ पढ़ाते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं। तो उतना लिखते रहिए, और नहीं तो घर में पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फोटोकॉपी मशीन खरीद लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी में आते हैं? प्रथम। अब देखते हैं द्वितीय श्रेणी में। द्वितीय श्रेणी में आएगा नदी, पर्वत, नदी, झील, पठार, मैदान, पर्वत, रेगिस्तान यानी मरुस्थल। मरुस्थल। बताइए ये सब क्षेत्र किस में आएगा? द्वितीय श्रेणी, सेकेंड ऑर्डर में। सबसे बड़े बड़े को फर्स्ट ऑर्डर में। आगे बढ़े, और सेकेंड ऑर्डर में मीडियम साइज, और सबसे छोटी स्थलाकृति थर्ड ऑर्डर में। सबसे छोटा कौन? जैसे नदी कहीं गढ़ा कर दिया, नदी कोनो गांव में घुस के बाढ़ ला दिया, ये टेम्पोररी चीज है। समझ में आ गया कि नहीं? नदी एगो झरना बना दिया। तो नदियों द्वारा या टूट फूट से बनी आकृति। कैसी आकृति? टूट फूट से बनी आकृति, से बनी आकृति। इसे किस में रखते हैं? थर्ड ऑर्डर। यूपीएससी में पूछा था कि महाद्वीप को किस में रखते हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चावच के। प्रथम श्रेणी के उच्च। यूपीएससी के एग्जाम में आप देखेंगे तो 10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये यूपीएससी में क्यों पूछ दिया। समझ में? 10 क्वेश्चन को आपको पक्का कंफ्यूज कर, आप सोच नहीं सकते इतना आसान कैसे पूछ सकता है। और 10 क्वेश्चन ऐसे पूछेगा मर जाइएगा, ना बनने वाला आपसे एग्जाम हॉल में। इसलिए आप लोग हमेशा यूपीएससी कहलाएगा क्या है? नहीं समझ में? अब जैसे रेलवे में, अभी रेलवे के एग्जाम में जितना क्वेश्चन है ज्यादातर वो एनसीईआरटी में पूछ रहा है, और हम लोग पढ़ा रहे थे तो उसको एनसीईआरटी के ही हिसाब से पढ़ा देते। तो लड़का सब लिख के भेज रहा है थैंक यू थैंक यू। अरे भैया तुम्हारा नौकरी हो जाए, थैंक यू ऐसे थोड़ी चलेगा, मिठाई लाना है। हमारा कहता है थैंक यू, हम कहते हैं अंग्रेजन वाला थैंक यू नहीं, इंडियन थैंक यू। नहीं समझा? एकदम एग्जाम दे रहा है सब। एग्जाम से पहले उस नौटंकी कर रहा था, सब अलग अलग टाइप का नया नया क्वेश्चन पढ़ रहा था। भाई तुमको पढ़ना है पढ़ो, हमारा काम है हम आपको 1 से 2 बार ही समझाएंगे, बाकी सब नहीं, आप फॉलो कीजिएगा एकदम आराम से रिजल्ट हो जाएगा। तो सबका सब थैंक यू लिख के भेज रहा है सब। 1-2 को अभी ऑनलाइन में पढ़ रहा है, कर हम लोग का तो सुनबे नहीं करते। ऐसे कोई थैंक यू सुनेगा? हाँ, आगे बढ़ जाएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कितने श्रेणी के उच्चावच? 3 श्रेणी के उच्चावच हो गए। आगे बढ़े। बिहार की जमीन एक मैदानी क्षेत्र है, तो कौन सी श्रेणी में? द्वितीय। हिमालय पर्वत द्वितीय। देखिए प्रथम में तो सोचना ही नहीं है, महाद्वीप महासागर खत्म, बाकी जितना बच गया द्वितीय। और तृतीय जो होता है ना, द्वितीय के टूटने से ही तृतीय बनता है, द्वितीय के टूटने से तृतीय। अब समझ में आ गया आपका? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे देखते हैं हम लोग। उच्चावच के बाद तृतीय श्रेणी कैसे बढ़ते हैं? टूट फूटने से। टूटने फूटने को हम लोग अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षय। अपक्षय को हम लोग कहते हैं वेदरिंग। क्या कहेंगे? वेदरिंग। अपक्षय किसे कहते हैं? किसी भी चट्टानों का टूट जाना क्या कहलाता है? अपक्षय। चट्टानों का टूटना क्या कहलाएगा? अपक्षय। क्या कहलाएगा? अपक्षय। तो जब भी अपक्षय शब्द आएगा तो समझिए किसके लिए? टूटने के लिए। यूपीएससी एनडीए अप्रैल वाले में ये पूछा था, अपक्षय किसे कहते हैं? तो चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एनडीए का क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे ना, आपको एकदम याद बताते, जिस साल आपको यूपीएससी देना, उस साल का यूपीएससी ने कौन कौन और एग्जाम लिया, जैसे एनडीए, सीडीएस, अभी तो एससीआरए ले रहा है कि नहीं खत्म ही हो गया, हम लोग के समय एससीआरए लेता। अगर बनाएंगे ना तो एक कमजोरी है उसकी, 3-4 क्वेश्चन खड़े आ जाएगा उसमें से। इसमें
आप एनडीए और सीडीएस का क्वेश्चन बनाइए 5 साल का, याद देख लीजिए, जीएस का, एनडीए का 5 साल का, सीडीएस का 5, और यूपीएससी में बैठिए 5 क्वेश्चन आपको आ जाएगा पीटी में। रीजन क्या है, एक जगह से बनाएगा ना तो कहीं ना, आप ही को अगर बताइए, कहीं आप गए एक जगह कोई क्वेश्चन सेट किए, अब वही दूसर का जगह किए, अब वही तीसर का, तो तीसरका में पक्का कुछ ना कुछ पहिलका का दूगो का मिल जाता है। रीजन क्या है, एक ही संस्था है वहां पर। हम लोग जब एग्जाम दे रहे थे ना, तो एनडीए का क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन हु बहु एससीआरए में आ गया, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, बहुत उटपटांग होता था उस एग्जाम। उसमें मैथ पूछता था इंजीनियरिंग मेडिकल वाला, और जीएस पूछता था कंपटीशन वाला, अंग्रेजियों पूछता था कंपटीशन वाला। अभी नहीं होता है सर, ठीक है। तो अपक्षय जो होता है वो क्या होता है, चट्टानों का टूट जाना। अब अपक्षय 2 टाइप का होता है, या तो आप केमिकल अपक्षय हो सकता है, या तो फिजिकल हो सकता है। अपक्षय 2 टाइप का हो सकता है, रासायनिक और दूसरा भौतिक। क्या हो गया बाबू, चले जाओगे? हाँ, चल जाएगा कि नहीं? अच्छा लड़का है तो ढाट ढाट पहुंचिए जाएगा कहीं ना कहीं। देखिए, भौतिक का अर्थ होता है कूच कांच देना। जैसे हम कहते हैं ना भौतिक अपक्षय, मतलब कहीं कूच के फोड़ फाड़ के तूर दीजिए, उसे कहते हैं भौतिक अपक्षय। और रासायनिक अपक्षय का मतलब होता है गर्म कर दिए, तो उसमें तो गर्म हीट देना एक रासायनिक प्रक्रिया है, तो गर्म कर देंगे तो भी कोई भी चीज क्या आ जाएगा, टूट जाएगा। देखो ये नहीं जा पाएगी लग रहा है, चल जाओगी बमनी, हट जाना जी, ध्यान देखिए, चल जाएगी, लग तो नहीं रहा था। उसको छोड़ने गया है नीचे, ले और गिर मत जाओ। चलिए ध्यान दीजिए, रासायनिक अपक्षय और भौतिक अपक्षय। अगर किसी चीज को गर्म करेंगे तो भी क्या हो सकता है, टूट सकता है। तो कौन सा अपक्षय है, रासायनिक। और जैसे आप किसी चीज के ऊपर एसिड गिरा दीजिए, वो भी टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, कौन सा अपक्षय, रासायनिक। रोटी को पानी में भिगा दीजिए, रासायनिक अपक्षय। आधा के तूर दीजिए, भौतिक अपक्षय। जो हम खाना खाते हैं ना, तो उसमें भी ससुरा तूर फाड़ मचाते हैं, उसमें दोनों तरीका से तूर फाड़ मचाते हैं। सबसे पहले भौतिक अपक्षय, कचर के पहले हाथे से तूर दिए, भौतिक अपक्षय। दांत से रगड़ के तूर तार दिए, लिया कौन सा, भौतिक अपक्षय। अब उसमें थू का लार जो होता है, सलाइवा लभेड़ देगा, कौन सा अपक्षय, रासायनिक। अब पेट में डालेगा आदमी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रासायनिक अपक्षय। अब पेट में गया तो रासायनिक होता है, समझ में गया कि ऐसे ऐसे पचाते हैं, ले पच जो ऐसे पचेगा, नहीं ना पचेगा। हाजमोला, रासायनिक अपक्षय। तो रासायनिक अपक्षय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपक्षय कितने टाइप का, तो चट्टानों का टूट फूट होना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अपक्षय समझ में आ गया कि नहीं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेदरिंग। दूसरा होता है अपर्दन। अपर्दन, अपर्दन का मतलब होता है इरोजन। क्या होता है, इरोजन, घिसावट। इसे क्या कहते हैं, घिसावट। घिसावट, जब कोई चीज में घिसावट होती है तो उसे क्या कहते हैं, अपर्दन। टूटेगा तो इरोजन। ए बकलोलिया सब आप लोग को डिस्टर्ब नहीं होता है सबसे? हाँ बबनी, तुम लड़का रहती ना तो अब तक बाकी सब मिलके कूच दिया रहता से। नहीं जान आया, लड़की सब तुम लोग को बर्दाश्त करती है, नहीं तो अब तक तो लड़का में रहता है। कोनो एगो लड़का तो चाय चाय करे ना, पीछे वाला एगो देखा बड़का आइंस्टीन के दामाद बनते, चुप। आगे बढ़े तो किसी चीज को रगड़ देना, अपर्दन। देखिए आदमी नहाता है तो मैल छोड़ाता है, देखे एगो ईंटा रख लेता है झावा, सीबीएसई वाला फाटल मच्छरदानी रख ले रहता है, अब मार रगड़ रगड़ के ले क्या कर रहा है वो, अपर्दन। अपर्दन कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी चीज का घिसावट होता है तो क्या हो जाता है, अपर्दन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अपर्दन का मतलब घिसावट। बाढ़ आती है तो मिट्टी को जो काट के ले जाया जाता है, अपर्दन। तो अपर्दन मिट्टी द्वारा भी, हवा पानी द्वारा भी हो सकता है, अपर्दन हवा द्वारा भी हो सकता है, उठा के हवा धूल को लेकर चली जाती है। तो अपर्दन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपर्दन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाँ, अब अपर्दन कहीं भी हुआ है, नदियां अपर्दन करती हैं कि नहीं?
आपका खेत का मट्टी काट के लेके चली जाएगी, पहाड़ों से आएगी तो पहाड़ का बड़का बड़का टुकड़ा काट देगी, अब भर रास्ता उसको पूरा एक दूसरे से लड़ा उड़ा के फोड़ फाड़ देगी। बड़का पत्थर अगर पहाड़ से गिराइए ना तो नीचे ले आते इतनी चुकी कर देगी और उसको अगले महीना और छोट कर देगी। ऐसे करते करते 5-10 साल में उसका एकदम बुकनी बुकनी कर देगा। बुकनी बुकनी समझ, पार्ट बाय पार्ट को बुकनी बुकनी कहा जाता है, समझा के? हाँ, छोटा छोटा तोड़ देगा। ऐसे 30-40 साल में एकदम छोटा तोड़ देगा। तो वही नदी में हाथ डाल के निकालते हैं तो बालू। अगर ललका पहाड़ से होके निकला है तो ललका बालू, और उजरका पहाड़ से निकला है तो सफेद का बालू। जय, और अगर पहाड़ से नहीं खेत से निकला है तो कादो कादो। तब उसमें कादो कादो निकलेगा, नहीं समझे? काली मिट्टी निकलेगा। ये डिपेंड करता है सजुरा अपर्दन कहां से किया है, समझ में आ गया कि नहीं? तो अपर्दन का मतलब होता है काट छाट करना। क्या करना? काट छाट कर। इसके बाद होता है निक्षेपण। क्या होता है? निक्षेपण। निक्षेपण को कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन, निक्षेपण। इसे कहता है जमा करना। क्या करना है? जमा करना। आप देखिएगा, अगर काट छाट होगा, नदियां काट छाट करेंगी तो कहीं ना कहीं ले आके तो जमा करेंगी। जैसे पहाड़ी क्षेत्र पे उसने काट अपर्दन किया, अब बालू को ले आके मैदानी क्षेत्र में पटक दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वहीं पे क्या कहते हैं? अपर्दन। तो जहां एक पास कोई चीज जमा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अपर्दन। निक्षेपण, जमा हो गया तो निक्षेपण। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, आप अपने घर है, मकान है, अगर उसमें धूल जमा है तो उसमें पानी फेंक दीजिएगा। धूल जमा है तो देखिए, झाड़ू लगाने के लिए आदमी पहले पानी फेंक देता है, तो पानी को देखिएगा सारे धूल को आपस में समा लेता है। तो वो क्या करता है? अपर्दन। जहां धूल रहेगा सबको सटा लेगा और छोड़ दीजिएगा उसको। आधा घंटा बाद देखिएगा तो जिधर ज्यादा ढाल है सारी धूल कण को लेके पानी उधर ही लेके बैठ जाएगा। उसी को कहेंगे निक्षेपण। तो निक्षेपण हमेशा ढाल की ओर होता है। निक्षेपण हमेशा ढाल। समझ में आ गया कि नहीं? निक्षेपण हमेशा ढाल। हंसी समझ रहे हो? कस्टमर फोन कर रहा है सुबेरे सुबेरे। हाँ, आजकल बड़ी लोन बांट रहा है, सब पूछ रहा है लोन चाहिए। हाँ, हम काय को लोन देने जाएंगे भाई? आगे बढ़ जाए। किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए। हैव यू एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? डू नॉट। बेचारा कर रहा डू नॉट। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? साउंड में भी कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं पे भी जमा हो जाना क्या कहलाता? हाँ, अपर्दन में क्या होता है? घिसावट। क्या हवा द्वारा अपर्दन हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, घींच के निकाल होता ही है। आप देखिए ना, आपको जब सर्दी हो जाता है, नकिया में सट जाता है, तो यहाँ हो गया है निक्षेपण। नकिया में सट गया तो क्या हो गया? निक्षेपण। अब उसको अपर्दन करना है तो एक नकिया बंद करते हैं, अब फेफड़ा में हवा भरते हैं, अब मार एकदम धकेलते हैं, तो क्या करता है? अपर्दन। अपर्दन करता है। तो अपर्दन हवा द्वारा भी हो सकता है। नहीं देखा? क्या कर रहा है? अपर्दन कर रहा है। किसके द्वारा? सुबेरे ब्रश करते हैं तो ऐसे टंग क्लीनर। हाँ, टंग क्लीनर। तो टंग क्लीनर से ऐसे क्या करते हैं? अपर्दन। ना तो आदमी दांते से कर लेता है, ऊपर का दतवा से आदमी कर देता है। क्या हो रहा है? अपर्दन। ब्रश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपर्दन। क्या कर रहे हैं? अपर्दन। ऐसे थूक दिए, निक्षेपण। ओके, ऊपर एक और थूक दिए, निक्षेपण। हाँ, इतना ज्यादा क्या कर देगा? निक्षेपण कर देगा। फिर पानी खोल देंगे, बह के नाली में निक्षेपण, नहर में निक्षेपण। तो जहां ढाल मिला वहां पे क्या हो जाता है? निक्षेपण। किसी को कोई दिक्कत? तो जमा करना क्या कहलाता है? निक्षेपण। नहीं समझ रहा? अपर्दन समझ में आ गया? आप देखिएगा, आगे आप देखिएगा, गांव में सिलवट लोढ़ा होता है। देखिए, सिल पे डिजाइन बनल रहता है ऐसे ऐसे। हाँ, सिलवट। एगो इसी पे क्या होता है? लोढ़ा। क्या होता है? लोढ़ा। ऐसे लोढ़ा से परछावन भी किया जाता है। आप ध्यान दो, यहाँ पे हल्ला नहीं करो।
अरे दूल्हा, अरे तोरा परछावन मूसर से होगा। बेरोजगार का लोड़ा से परछावन, मूसर से मार तू तुर कूच देगा यार, बकलोल कहिएगा। अब ये से जूता सु ले ले दूल्हा वाला। हाँ चलो ध्यान दो इधर। तो देखिएगा, महिला सबको जब भी कभी मसाला पीसना होता है ना, तो सबसे पहले वो अपक्षय करती हैं। सबसे पहले देखिएगा, लहसुन, प्याज, अदरक, ये सब यहाँ रख देगी सब, और इसको उठा के पहले ठकुच देगी। ले समझा गया कि नहीं? तो जो सिलवटवा से ठकुच देती है, तो क्या है अब, मतलब ससुरा पहले इसको छोड़ कर, नहीं तो ऐसे पीसिएगा तो भाग जाएगा। ऐसे ऐसे खड़े प्याज को अगर पीसिएगा तो कहेगा क्या पीछे तो भाग, यहाँ डगर के भाग जाएगा ना। तो पहले उसको क्या करना है, ठकुच देना। तो जो ठकुच देते हैं क्या है, अब ठकुच देना। अब वो बुकनी हो गया। अब चलेगा उस पे अपर्दन। क्या चलेगा, मार अपर्दन। यहाँ पे समझ में आ गया, अपर्दन हो जाएगा तो अगवा इतना नीचे पर हो जाएगा। अगवा यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे अगवा। तो वो कटोरा रख ले रहेगी काच के, ले तो यहां से नीचेपड़ को उठा के यहां नीचेपड़ कर दिए, बस जगह चेंज किया गया। समझ में आ गया? उसके बाद भी मसाला जो सील पे बच जाएगा, तो लोढ़ा को सीधा करके उस पे पानी डाल के सील के ना, तो ये सब क्या हो रहा है, नीचेपड़। क्या हो रहा है, नीचे। मसाला बचना नहीं चाहिए, खूब बढ़िया से धो के। समझ में आ गई ना? क्या लड़कियां ही अच्छा करते, लड़का धोएगा तो बचल का गिर जाएगा, 2 बाल्टी डाल देगा, कहा जा चल गई लो, कोई नहीं ना देख रहा है, निकाल भर दे। ये सब महिला सब खाना अच्छा बनाती हैं। हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो खाना बनाने तो हमको आता नहीं था, हमारा काम बर्तन धोना था। तो जो साथ में थे सुनो, खड़े लहसुन डालता था सब, छील छाल कुछ नहीं, खरीद के लाया, कोई छोड़ाया उड़ाया भी नहीं, खड़े डाल दिया एकदम खड़े। यहाँ पे देख के अजीब लगता है। हाँ? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब 6 पर्दन नीचे पर समझ आ गया कि नहीं आ गया? चट्टानों का टूटना क्या हो गया बकलोल? क्या खाना बनाते में जला लिया? अरे वो सब जलते रहता है, इतना थोड़े देखना चाहिए। यहाँ खाना बनाने में सावधानी से बनाते रहना चाहिए। यहाँ पे आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? इतना स्वादिष्ट खाना पे भी नहीं आप खाना बने। एक और को लड़का को देखेंगे, लड़की सब इस सब में ध्यान रखना। लो खाना नॉर्मल बना के निकलो तो पहले ये सब थाली लेगी सब, और उसमें ना यहाँ आराम से तनी तनी प्याज काट के रखेगी सब, फिर लहसुन, फिर प्याज, फिर अदरक, एकदम खूब बढ़िया सजा के एक करके। लड़का सोची को 4 बार में टमाटर कट गया, जा हो गया टमाटर। अरे ओकर बस चलो तो खड़े डाल दे। नहीं समझे? खड़े। लड़का सलाद बनाएगा, समझे में नहीं आएगा, सब्जी के लिए काटा है कि सलाद के लिए काटा है। काट दिया, काम खत्म है। आप खड़े प्याज लेके बैठा करो लोग, नहीं समझा? एगो खड़े प्याज लेके बैठ जाओ यार। गर्मी के दिन में प्याज खाता चाहिए, सही होता। अब 6 पर्दन नीचे पर सबको समझ में आ गया। तो बच्चों की चीजें आप लोग को समझ में आ रहा है? चट्टानों का टूटना, घिसावट, जमा हो जाना। नदियों में बालू किस कारण होते हैं? निक्षेप। और बालू का निर्माण, चट्टानों का टूटना, हाँ अब क्षय हो जाता है। समझ में आ गया? जैसे कोई एक ईंटा रखे हैं, ईंट, उसके ऊपर दूसरा ईंट गिरा दी, क्या हो गया? अब क्षय। और 2 गो ईंटा लेके रगड़ रहे हैं और नीचे जो जमा हो रहा है, सबसे अलग अलग आकृति का निर्माण होता है। अपक्षय से अलग आकृति बनेगी, अपर्दन से अलग, निक्षेपण से अलग। आगे बढ़ जाए, नदियां, हवा, पानी, बर्फ, सब अपक्षय अपर्दन ये सब करते रहते हैं। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब देखते हैं नदियों के बारे में। नदियां ज्यादा अपक्षय करती हैं क्योंकि लड़ा के क्या करती है, तोड़ देती है। जैसे आप नदी के तेज धारा में जाइएगा ना, तो डूब के संभावना है कि आप अगर तैरना जानते हैं तो डूब के बच जाएंगे, लेकिन कपार ओपार फोड़ देगी नदी। पूरा हाई स्पीड में जा रही है पहाड़ी क्षेत्र में, और आप उसी में कूद गए, उठा के पटक देगी आपका खोपड़िया कोनो चट्टान के ऊपर, धाए दे हो जाएगा अपक्षय। और रगड़ के क्या कर देगी, अपर्दन।
जाके मिलिएगा बंगाल की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। नदियां नदियां जो होती हैं जहां से निकलती हैं उन्हें कहते हैं उद्गम। नदी जहां से निकलेगी उसे क्या कहेंगे? उद्गम। उद्गम को कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन। उद्गम को क्या कहते हैं? ओरिजिन। उसको बात कहते हैं जहां गिर जाती है नदियां उसे मुहाना। मुहाना। समुद्र में जहां गिरती है उसे मुहाना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माउथ। क्या कहेंगे? माउथ। जहां समुद्र में गिर जाती है उसे क्या कहते हैं? माउथ, मुहाना। और जहां से निकलेगी, जहां दो नदियां आपस में मिलती हैं, संगम। दो नदियां आपस में मिलेगी उससे क्या कहेंगे? संगम कहेंगे। छोटी नदी जो आके मिल जाती है उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। क्या कहेंगे? सहायक नदी को क्या कहेंगे? ट्रिब्यूटरी कहेंगे। ट्रिब्यूटरी 4 टाइप की बनेगी, वो ट्रिब्यूटरी में पढ़ना है यहाँ पे, मुहाना। नदियों को जो शक्ति मिलती है वो उसके ढाल से मिलती है। जितना ज्यादा ढाल उतना ज्यादा शक्ति। ग्रेडियंट बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। क्या कहेंगे? ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या कहेंगे? ग्रेडियंट। आप ध्यान देंगे रेलवे स्टेशन पे हमेशा ऊंचाई लिखा रहता है, समझ में आ गया कि नहीं? एक रेलवे स्टेशन से अगला रेलवे स्टेशन अगर समतल मैदान पे है तो केवल ऊंचाई लिख देगा, लेकिन एक रेलवे स्टेशन से अगला रेलवे स्टेशन अगर ऊंचाई पे है तो अपनी ऊंचाई लिखेगा, फिर ऊपर तीर मार देगा। यानी उसको पता है ड्राइवर को कि जहां कहीं अगर पावर लॉस दिखे तो समझ जाना कि चक्का स्लिप कर रहा है, तो सैंड ड्रॉप करने लगता है। इंजन में बालू भरा रहता है, चक्का स्लिप करने लगता है, उसमें क्या गिरा देता है? बालू। तो थोड़ा सा फिसलता नहीं है। तो ग्रेडियंट बहुत जरूरी होता है। नदियों को शक्ति किससे मिलती है? नदियों को शक्ति ढाल से। जितना ज्यादा ढाल उतने ज्यादा शक्ति। उत्तराखंड में पहाड़ ज्यादा है, उत्तराखंड में नदियों का ढाल ज्यादा है, तो हमेशा देखिएगा भयानक तबाही लाएगी, रातों रात बाढ़ आ जाता है। आप अभी रहे 1 घंटा में दह जाइएगा। बहुत ऐसा ऐसा हो जाता है। 2013 में उत्तराखंड में भयानक आया था, कई हजार लोग की जान चली गई थी वहां पर। बहुत लोगों की तो बॉडी ही नहीं मिली, और सरकारी आंकड़े के हिसाब से जो नहीं मिला उसको वो मृत मानता ही नहीं है, कहता है कि गुमशुदा में ना डालेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सरकारी अगर कहीं 10,000 100 लोगों की अगर जान जाएगी तो अखबार में 4 लोग देगा। समझ में? हमेशा ओरिजिनल डाटा नहीं देता है। कोरोना में तो बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं जिन्हें कोरोना हुआ, मर भी गए, उनका जांच नहीं हुआ, रिकॉर्डे नहीं है। भाई जांच होगा तब तो निगेटिव पॉजिटिव पता चलेगा। और सरकारी हॉस्पिटल में या कहीं जाके जहां डेथ होगा वहां पे तो सरकारी आंकड़ा अलग होता है। समझिए ध्यान से। ढाल मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट। ढाल मतलब ग्रेडियंट। आगे बढ़े। ये नदियों की शक्ति हो जाती है। नदियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, ये तो आप समझे। उद्गम निकलेगी मुहाना। नदियां 3 अवस्था में होती हैं। पहली अवस्था का नाम है युवा अवस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था प्रौढ़, और तीसरा है वृद्धावस्था। कौन सा है? वृद्धा। कैसे लिखाएगा? ठीक है, ये वाला। अरे सही है, ओल्ड एज। ये हो गया यंग, यंग एज हो गया यहाँ पर। प्रौढ़ावस्था मेच्योर हो जाती है, और ये हो गया वृद्धावस्था। सबसे ज्यादा नदियों की रफ्तार किसमें होती है? किसमें? युवा। युवा अवस्था में नदियों में इतनी रफ्तार होती है कि ससुरा किसी को भी तूर फाड़ के निकल जाएगी। तो नदी ये अगर यहाँ देखिएगा, यहाँ हम लिखते पहली अवस्था का नाम युवा, दूसरा प्रौढ़ावस्था, और तीसरा वृद्धा अवस्था। समझा गया कि नहीं? वृद्धावस्था। अब ध्यान से समझिए। युवा अवस्था में नदियों के पास ढाल ज्यादा होती है। युवा अवस्था हमेशा पर्वतों पर होता है। कहाँ होता है? पर्वतों पर। यहाँ ढाल इतना ज्यादा होता है कि इनके पास ग्रेडियंट यानी प्रवणता तेज होती है, और नदियों में रफ्तार ज्यादा होती है। तो नदियां इस अवस्था में बहुत ज्यादा अपक्षय यानी तोड़फोड़ मचाती हैं, साथ में अपर्दन करती हैं। अपक्षय के साथ साथ क्या करती है? अपर्दन। अपक्षय के साथ साथ लेकिन जब नदियां पहाड़ों से उतर के समतल मैदानी क्षेत्र में आती हैं तो उस समय वो कौन सी अवस्था हो जाए? इस समय नदियां अपक्षय नहीं कर पाती हैं, तोड़फोड़ नहीं कर पाती, लेकिन धीरे धीरे अपर्दन चालू रखती हैं। साथ साथ में वह निक्षेपण भी चालू रखती है। साथ में क्या रखती है? निक्षेप। यानी यूपी, बिहार, बंगाल का जो एरिया है वो है आपका मैदानी क्षेत्र। वहां नदियां तोड़फोड़ नहीं मचाएंगी, लेकिन घिसावट कर देगी। आपके खेत के बगल से जाएगी, खेतवा घसीट के लेके चल जाएगी, और साथ साथ क्या कर देगी? निक्षेपण भी कर देगी। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन जब नदियां बूढ़ी हो जाती हैं, वृद्धावस्था में चली जाती हैं, समझ में आ गया कि नहीं? वृद्धावस्था में चली जाती है तो केवल क्या करती है? निक्षेपण।
यानी बालू मिट्टी सब किनारे पे क्या कर देगी, जमा कर दे। उसी जमा हुए को हम कहते हैं डेल्टा। क्या कहेंगे, डेल्टा। तो नदियों का जो कचरा मुहाने पे जमा हो जाता है उसे क्या कहेंगे, डेल्टा। क्या कहेंगे, डेल्टा। किसी को कोई दिक्कत? नदियों की कितनी अवस्थाएं, कितनी अवस्था, 3 अवस्था। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपक्षय का मतलब, अपक्षय का मतलब टूट फूट, अपर्दन, निक्षेपण। युवा अवस्था में नदियां क्या करती हैं, अपक्षय और अपर। क्या युवा अवस्था में निक्षेपण करेगी, कहीं कुछ जमा कीजिएगा उठा के फेंक देगी आपको। प्रौढ़ा अवस्था में, हाँ, अपर्दन और निक्षेप। अवृद्धावस्था में निक्षेप। नदियों का युवा, प्रौढ़ा और बूढ़ा होना उसकी आयु पे नहीं बल्कि रफ्तार यानी स्पीड पर डिपेंड करता है। रफ्तार यानी स्पीड पर डिपेंड करता है। युवा अवस्था में स्पीड, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में एकदम स्लो। तोड़ फोड़ का काम बस किस अवस्था में, युवा। तोड़ फोड़ का काम आप लोग अभी किस अवस्था में, तो थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, तोड़ फोड़ अभी आप लोग ज्यादा मचाएंगे। तनी सा कुछ हो जाएगा, क्या कर लेगा तुम ऐसे ऐसे। ये सब चीजों से बच के रहिएगा, बर्बाद हो जाइएगा यहाँ पर। जिसने गुस्सा किया वो बर्बाद हो जाएगा यहाँ पर। ईगो उगो नहीं रखना चाहिए। हालांकि ये चीजें स्वाभाविक हैं, किसी के कहने पे नहीं होता है, ये माँ बाप का संस्कार रहता है सिखाने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब झगड़ा करके जाइएगा, माँ बाप कहेंगे कौन मारा रे, हम लोग पिटा के जाते थे तो घरवा और पिटा जाते थे, यही सब तेरा काम रखल है। और कई को जब पिटा के जाता था घरवा से दूगो को लेके चला आता था, आज वही कहीं लाठी भाज रहा है। समझ में आएगी ना? इस सबसे बच के रहिए। तो अभी आप किस अवस्था में, हाँ, तोड़ फोड़ अवस्था में। उसके बाद किस अवस्था में जाएंगे, हाँ, नौकरी के बाद प्रौढ़ावस्था में। नौकरी करिएगा, थक जाएंगे, फिर सोचिएगा इस सब का। उसके बाद आइएगा वृद्धावस्था, हमारे अवस्था में आएंगे। किस अवस्था में, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में शांति से रहेंगे, कोई मतलब नहीं, बस निक्षेपण करते रहिए। जो आप युवा अवस्था में लिए हैं, प्रौढ़ावस्था में लिए, जितना तोड़फोड़ मचाया, बालू मिट्टी तो रख ले, वृद्धावस्था में सब दे देता, दान दे देता। तो अभी हम किस अवस्था में, वृद्धावस्था में। जितना आपने युवा अवस्था में अपक्षय अपर्दन किए, प्रौढ़ावस्था में अपर्दन और निक्षेपण, जितना बचल कुचल है सब आपको निक्षेपण ले जाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग को समझ में आ रहा है? कौन सब्जेक्ट है? चलिए ठीक है, इतना बहुत है। आगे का क्लास